हिमालय की सबसे ऊंची और सुनसान बर्फीली पहाड़ियों की एक चट्टानी दरार के बीच एक कंकाल जैसा इंसान बैठा हुआ कांप रहा है। वो पूरी तरह से डरा हुआ है और अपने जीवन के अंत को एक्सेप्ट कर चुका है। और ये पूरा विजन देख रहे हैं नेपाल के एक बौद्ध लामा। दिसंबर 1991 बौद्ध लामा के पास घबराते हुए एक लड़की आती है और कहती है कि मेरा भाई 20 दिन से लापता है, जो हिमालय की चोटियों में घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला था, लेकिन उसका दोस्त वापस आ गया पर वो वापस नहीं आया और आज 20 दिन से ऊपर हो गए हैं। सरकार और लोकल अथॉरिटीज उसे अब तक ढूंढने में नाकाम है। मुझे तो डर है कि कहीं अब वो जिंदा है भी या नहीं। इसके बाद बौद्ध लामा उस लड़की की बातें सुनता है और अपने पास ही रखा हिमालय चोटियों का एक पुराना मैप उठाकर उसके एक हिस्से पर अपनी उंगली रख देता है और कहता है, जाओ, तुम्हारा भाई यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद वो लड़की बौद्ध लामा से कई और सवाल पूछती है कि क्या मेरा भाई जिंदा है, लेकिन इसके अलावा बौद्ध लामा किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट जेम्स स्कॉट हिमालय की चोटी में अचानक गायब हो जाता है। पर आखिर कैसे, और क्या बौद्ध लामा की बताई गई लोकेशन पर वो रेस्क्यूअर्स को मिलता है? इन सब में सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या जेम्स जिंदा इन बर्फीली चट्टानों से निकल पाया? तो बने रहो मेरे साथ इस कहानी के एंड तक। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दिसंबर 1991 की सर्द सुबह ऑस्ट्रेलियन मेडिकल स्टूडेंट जेम्स स्कॉट अपने दोस्त टिम होपर के साथ नेपाल में हिमालय की ट्रैकिंग पर निकला। ये ट्रैकिंग सिर्फ एक हफ्ते के लिए था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में जेम्स के लिए ये ट्रैवल दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक बन जाएगा। सितंबर 1990 में जेम्स ने नेपाल के काठमांडू के एक हॉस्पिटल को एक लेटर भेजा था। वो अपनी मेडिकल डिग्री वहां पर पूरा करना चाहता था और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहता था, लेकिन महीनों तक कोई भी जवाब नहीं आया। जब एक साल बीत गया तो उसने खुद नेपाल जाने का डिसीजन लिया। उसने काठमांडू की फ्लाइट बुक करी और अपने दोस्त टिम हॉपर को इस ट्रैवल में शामिल होने के लिए मना लिया। फ्लाइट से कुछ दिन पहले उसे आखिरकार हॉस्पिटल से जवाब मिला। उसे वहां अपनी इंटर्नशिप करने की अनुमति मिल गई। ये खबर उसके लिए किसी जीत से कम नहीं थी। वो एक काफी अच्छे मेडिकल स्कूल में पढ़ रहा था, शानदार ग्रेड ला रहा था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करने की सोच रहा था। सितंबर में नेपाल पहुंचने के बाद जेम्स ने हॉस्पिटल का दौरा किया और डॉक्टर्स और नर्सेस से मुलाकात की। जब उन्होंने उसकी फिटनेस और खेलों के प्रति रुचि के बारे में जाना तो उन्होंने उसे सलाह दी कि इंटर्नशिप शुरू होने से पहले वो हिमालय की ट्रैकिंग कर सकता है। जेम्स को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए एवरेस्ट की ट्रैकिंग उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन एक हाइकिंग ट्रैवल करना उसके लिए एक्साइटिंग था। जेम्स और टिम ने जोमसोल ट्रेल पर ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया, जो हिमालय की एक फेमस रूट थी। ये ट्रैवल एक हफ्ते से अधिक समय तक चलती थी और जंगल, चट्टानी रास्ते और गहरी घाटियों से होकर गुजरती थी। उन्होंने इस ट्रैवल के लिए गाइड और जरूरी सामान का अरेंजमेंट किया। ट्रैवल के पहले कुछ दिन एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल थे। उन्होंने 9800 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हुए दुनिया का सबसे अमेजिंग व्यू देखा। मौसम ठंडा था, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था उतना कठिन नहीं था। रास्ते में उन्होंने कुछ ट्रैकर्स को देखा जो सिर्फ हल्के जैकेट्स और साधारण जूतों में ट्रैवल कर रहे थे। ये देखकर उन्हें महसूस हुआ कि वो जरूरत से ज्यादा तैयार हो गया था। अब कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने गाइड को काठमांडू वापस भेज दिया और अपनी यात्रा सिर्फ बैकपैक में जरूरी सामान लेकर जारी रखी। जब वो काठमांडू लौट रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ये यात्रा इतनी आसान थी कि उन्होंने तुरंत ही दूसरी ट्रैकिंग भी प्लान की। इस बार उन्होंने हेलाम्बू ट्रेल को चुना, जो अधिक कठिन था, लेकिन रास्ते में लॉज मौजूद थे जहां भोजन और आराम की सुविधा अवेलेबल थी। तो दिसंबर का महीना आया और उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली। इस बार उन्होंने सिर्फ हल्का सामान लिया। जेम्स ने अपने बैग में 10 जोड़ी अंडरवियर, कुछ टी शर्ट्स, एक स्वेटर, एक हल्की जैकेट, एक टॉवल और एक कैमरा और 4 किताबें रखी। 21 दिसंबर की सुबह उन्होंने ट्रैक को शुरू किया और पहले लॉज तक पहुंच गए, जहां पर उनकी मुलाकात कुछ जर्मन ट्रैकर से हुई। जर्मन ट्रैवलर्स ने बताया कि हेलाम्बू ट्रेल बहुत ही चुनौतीपूर्ण नहीं था और वहां देखने के लिए कुछ खास नहीं था। ये सुनकर जेम्स और टिम ने अपना रूट बदलने का फैसला किया और गोसाईकुंडा ट्रेल पर जाने का प्लान बनाया। अगली सुबह उन्होंने अपना ट्रैवल जारी रखा और रास्ते में एक और ट्रैकर से मुलाकात हुई। मार्क फुलटॉन नाम का ये व्यक्ति अकेला ही ट्रैकिंग कर रहा था। जब जेम्स और टिम ने उसकी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट को पहचाना
तो वो जल्दी ही दोस्त बन गए। मार्क भी हेलाम्बू ट्रेल पर जाने वाला था, लेकिन जब जेम्स और टिम ने उसे गोसाईकुंडा ट्रेल के बारे में बताया तो वो उनके साथ इस नए रूट पर जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ घंटों की ट्रैवल के बाद टिम के पैर में चोट लग गई। उसने पूरी कोशिश की यात्रा जारी रखे, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि उसे लौटने का डिसीजन लेना पड़ा। जेम्स ने उसे वापस ले जाने की ऑफर दी, लेकिन टिम ने मना कर दिया। उसने कहा कि जेम्स और मार्क को ट्रैक पूरा करना चाहिए। अब जाते समय जेम्स ने टिम को गलती से नया नक्शा दे दिया जिसमें गोसाईकुंडा ट्रेल की इन्फॉर्मेशन थी। टिम भी गलती से उनके पास मौजूद इकलौता लाइटर अपने साथ ले आया। ये छोटी सी गलती आगे चलकर जेम्स के लिए भारी पड़ने वाली थी। अब अगली सुबह जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रात भर हल्की बर्फ गिरी थी। उन्होंने लॉज के मालिक से मौसम के बारे में पूछा, जिसमें उन्हें यकीन दिलाया गया कि अब और बर्फ नहीं पड़ने वाली है। ये सुनकर वो बिना किसी चिंता के आगे बढ़ गए। सुबह के समय ट्रैवल आसान लग रहा था, पहाड़ों के व्यू गॉर्जियस थे, लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। ठंड तेजी से बढ़ने लगी थी और आसमान में घने बादल छा गए। कुछ देर बाद भारी बर्फबारी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी बर्फ की फुहार गिरने लगी, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। जल्दी ही 5 इंच से अधिक बर्फ गिर चुकी थी और रास्ता पूरी तरह से ढक गया था। जेम्स को चिंता होने लगी कि शायद उन्हें लौट जाना चाहिए। अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अचानक वो दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। 15 मिनट तक वो एक दूसरे को पुकारते रहे, तब जाकर फिर से वो मिल पाए। जेम्स ने तुरंत अपनी चिंता जताई, लेकिन मार्क को कोई भी समस्या महसूस नहीं हो रही थी। उसने कहा कि वो रास्ता ढूंढ लेगा। जेम्स को इस बात पर भरोसा नहीं था, वो वापस लौटने का मन बना चुका था। जेम्स ने अपने कदमों के निशान देखकर वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन लगातार गिरती बर्फ के कारण वो निशान जल्दी ही मिट गए। जल्दी ही वो पूरी तरह से खो चुका था। उसके सामने केवल एक ही रास्ता बचा था, ऊपर चढ़ना। जेम्स को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन यहाँ कोई और रास्ता नहीं था। उसने चट्टानों को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई काफी मुश्किल थी, शायद जेम्स के जीवन की सबसे कठिन चढ़ाई। पर आखिरकार 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वो चोटी पर पहुंच गया और थक कर वापस गिर पड़ा। उसने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक सिर्फ सफेदी थी। कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद नहीं थी। उसे अब एहसास हो गया था कि वो हिमालय के इस कठोर इलाके में पूरी तरह से अकेला फंस चुका है। हिमालय के बर्फीले इलाके में चारों तरफ व्हाइट स्नो फैली हुई थी। हर दिशा एक जैसी ही दिख रही थी। ठंड, बर्फ और दूर दूर तक कोई भी जीवन का नामो निशान नहीं। जेम्स स्कॉट अपने चारों तरफ देखता रहा, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखा। वो पूरी तरह से खो चुका था। नीचे लौटने का कोई तरीका नहीं था और आगे बढ़ना मौत को बुलाने जैसा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि किसी न किसी तरह वो रास्ता ढूंढ लेगा। वो दोबारा चट्टानों के सहारे नीचे नहीं जा सकता था और वाटरफॉल से नीचे कूदना निश्चित रूप से सुसाइड करने के जैसा होता। काफी सोचने के बाद अंत में उसने फैसला किया कि वो एक ऊंचे स्थान पर रहेगा, जिससे अगर कोई हेलीकॉप्टर उसे ढूंढने आए तो वो आसानी से देख सके। लेकिन इसके लिए उसे किसी सेफ जगह की जरूरत थी। कुछ ही दूर उसने एक चट्टान के नीचे एक छोटी सी दरार देखी, जो कुछ हद तक उसे हवा और ठंड से बचा सकती थी। ये जगह भले ही टेम्पोररी रिलीफ देती, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ पर कितने दिनों तक फंसा रहेगा। रात होने से पहले उसने अपने कपड़े उतारे और एक तौलिए से खुद को सुखाने लगा। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और उसने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान पढ़ा था कि ठंडे और गीले कपड़ों में रहना शरीर के तापमान को तेजी से गिरा सकता है। अब वो ठंडा तो महसूस कर रहा था, लेकिन कम से कम सूखा था। उसने अपने गीले कपड़ों को पास में ही रख दिया और खुद को अपने स्लीपिंग बैग में लपेट लिया। रात तेजी से ढलने लगी और हिमालय की ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक पहुंचने लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ बर्फ ही थी जिसे वो धीरे धीरे चूस रहा था ताकि उसका शरीर हाइड्रेटेड रहे। लेकिन सिर्फ बर्फ खाने से शरीर कमजोर पड़ने लगता है और जल्द ही वो इसका असर महसूस करने लगा। अगली सुबह वो जल्दी उठ गया, क्योंकि वो वहां से किसी भी तरह से इस इलाके से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना चाहता था। इसलिए वो वहां से निकल गया और कुछ दूर चलने पर उसको एक और छोटी नदी दिखी जो पहाड़ों के बीच बह रही थी।
ये सोचकर कि शायद ये किसी गांव तक जाती होगी वो उसे फॉलो करने लगा, लेकिन चलना आसान नहीं था। बर्फ अब तक कमर तक गहरी हो चुकी थी और ना खाने की वजह से हर कदम के साथ उसकी एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। 2 घंटे तक चलने के बाद उसने मुड़कर देखा, उसने सिर्फ 1 किलोमीटर की ही दूरी तय की थी। दिन के बीच में ही उसने महसूस किया कि वो और आगे नहीं बढ़ सकता। वो बुरी तरह से थक चुका था। उसे समझ में आ गया कि अगर वो आगे बढ़ता रहेगा तो शायद गिरकर वहीं पर मर जाएगा। इसलिए उसने पास की एक और चट्टान के पीछे पनाह ली और वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। इस बार ठंड पहले से कठिन थी। ठंड से उसका पैर और सुन्न हो चुका था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था अपने शरीर को गर्म रखने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो अपनी हिम्मत खो चुका था। उसे लग रहा था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए उसने अपने बैग में से एक डायरी निकाली और एक पत्र लिखना शुरू किया। अगर मुझे कोई ढूंढे तो मेरे माता पिता को बता देना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत ही मूर्ख था जो यहाँ पर आ गया, मुझे माफ कर देना। इस लेटर को लिखने के बाद उसने अपनी डायरी को बंद कर दिया और खुद को तैयार किया कि ये उसकी आखिरी रात हो सकती है। लेकिन वो बच गया। सुबह जब वो उठा तो उसने महसूस किया कि वो अब भी जिंदा था। भले ही उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका दिमाग अब भी जिंदा था। अब तक उसे ये एहसास हो चुका था कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो जितना आगे बढ़ता रहेगा बर्फ उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाएगी और उसने फैसला किया कि वो अब वहीं पर रुककर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करेगा। लेकिन ये इंतजार आसान नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 चॉकलेट बार थे जो पहले ही खत्म हो चुके थे। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ ना खाने के कारण कमजोरी हावी होने लगी और उसे महसूस हुआ कि उसका वजन तेजी से कम हो रहा है। उसके होंठ फट चुके थे, गले में दर्द हो रहा था और हर घूंट पानी निगलना भी कठिन लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपने पैर से जूते और मोजे उतारे और देखा कि उसके दोनों पैर नीले पड़ चुके थे। उसने मेडिकल किट से डिसेक्शन सीजर्स निकाली और अपने पैर में चुभोई। उसके पैर से खून निकला, लेकिन उसने कोई भी दर्द महसूस नहीं किया। वह पूरी तरह से समझ चुका था कि अगर वो बच भी गया तो शायद उसके पैर नहीं बचेंगे। वो ये सोच ही रहा था कि उसने एक अजीब आवाज सुनी। कहीं पास में कोई जानवर दर्द से चिल्ला रहा था। उसने जल्दी से अपनी स्लीपिंग बैग हटाई और ऊपर पहाड़ियों की तरफ देखा। कुछ ही दूर पर एक झाड़ी हिल रही थी। उसने ध्यान से देखा और फिर एक काले रंग का हिमालयन बियर था। भालू ने जेम्स को देखा और दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। जेम्स ने मेडिकल किट से डिसेक्शन सीजर उठाई और अपने हाथ में कसकर पकड़ ली, लेकिन उसके मन में एक अजीब ख्याल आया। अगर ये भालू हमला करता है तो उसका दर्द खत्म हो जाता, क्योंकि वो अपनी हालत से परेशान हो चुका था। शायद जीने की उम्मीद खो चुका था। तो उसने खुद को जोर से चिल्लाने के लिए मजबूर किया, मानो वो भालू को चुनौती दे रहा हो। लेकिन भालू ने हमला नहीं किया। उसने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर तेजी से पहाड़ियों की तरफ भाग गया। भालू तो चला गया, लेकिन अगले 5 दिनों तक वो हर रात उसके पास आता रहा। जेम्स पूरी रात जागकर इंतजार करता कि कब भालू हमला करेगा, लेकिन अब तक जेम्स को वहां बर्फ में फंसे 20 दिन हो चुके थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाहर उसकी बहन जोआन रॉबर्टसन और उसके माता पिता लगातार उसके लिए परेशान थे, क्योंकि टीम ने उन्हें एक फैक्स भेजा था कि जेम्स गुम हो गया है। नेपाल में रेस्क्यू टीम ने उसकी खोज शुरू कर दी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण वो ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पा रहे थे। हर बार जब एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता वो बर्फीले तूफान की वजह से वापस लौट आता। अब जिस जगह पे लामा ने उंगली रखी थी वो बिल्कुल सही इलाका था जहां पर जेम्स फंसा हुआ था। हिमालय में अब जेम्स स्कॉट को फंसे हुए 21 दिन हो चुके थे। उसके पास ना तो खाना था, ना आग जलाने के लिए साधन और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। उसकी दुनिया बर्फ, ठंडी हवाएं और पत्थरों से बनी एक गुफा के जैसी बनी दरार में सिमट गई थी। बौद्ध लामा से मिलने के बाद जोआन ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लामा ने जिस जगह की तरफ इशारा किया था उस इलाके तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। पहाड़ों के विशेषज्ञों को यकीन नहीं था कि वहां से कोई भी जिंदा बच सकता है। फिर भी उन्होंने उसी इलाके में खोज करना शुरू कर दिया। लेकिन उधर हिमालय में जेम्स अब मौत के सबसे करीब था। उसका शरीर अब पूरी तरह कमजोर हो चुका था। पहले जो भूख उसे बेचैन कर रही थी ना, अब वो गायब हो चुकी थी। शरीर ने जैसे भूख महसूस करना ही छोड़ दिया था। उसका वजन तेजी से घट रहा था और हर हड्डी उभर कर आ रही थी। गले में एक अजीब सा इन्फेक्शन हो गया था जिससे कुछ भी निगलना मुश्किल हो गया था। दिन और रात अब एक जैसे लगने लगे थे, क्योंकि उसकी दुनिया केवल सफेदी में घिरी हुई थी। कई बार उसे लगता कि वो सो रहा है, लेकिन ये समझ ही नहीं आता था कि वो कुछ घंटे बाद उठा या फिर कई दिन बीत गए। एक दिन उसने एक हल्की आवाज सुनी।
बहुत दूर से आती हुई हेलीकॉप्टर की गूंज। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही आवाज तेज हुई वो अपने बैग से बाहर निकला और तेजी से खुले मैदान की तरफ भागने लगा। उसने अपने स्लीपिंग बैग को पकड़कर ऊपर लहराया, फिर अपने कपड़े उतारकर अपने रेड थर्मल अंडरवियर को दिखाने की कोशिश की, जिससे वो आसानी से देखा जा सके। हेलीकॉप्टर उसके पास से गुजरा लेकिन उसे नहीं देख पाया। जेम्स पूरी ताकत से चिल्लाया, हाथ हिलाया, लेकिन हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया। उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। वो वहीं पर बर्फ पर गिर पड़ा और उसने हार मान ली। ये समझ आ चुका था कि कोई उसे नहीं खोज पाएगा। अब तक 35 दिन बीत चुके थे। अगली सुबह वो मुश्किल से उठा। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उठने में ही उसे कई मिनट लग गए। वो जानता था कि अगले कुछ दिनों में वो मर जाएगा। बर्फ में फंसे हुए 40 दिन हो चुके थे। जोआन नेपाल में रोज रेडियो पर सर्च पार्टी से कांटेक्ट करती थी, लेकिन हर दिन वही जवाब मिलता। अब तक कोई निशान नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक एक दिन रेडियो से एक आवाज आई, हमें वो मिल गया है, वो जिंदा है। रिसर्च टीम ने एक और हेलीकॉप्टर भेजा था। इस बार जेम्स को देखकर पायलट ने लोकेशन मार्क कर ली थी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी वहां तक पहुंचने में। रेस्क्यू टीम को अभी भी कई दिन लग सकते थे और कोई नहीं जानता था कि जेम्स और कितने दिनों तक जिंदा रह सकेगा या उसकी सांसें यहीं पर थम जाएंगी। हिमालय की चोटी पर अपनी टेम्पोररी कैवर्नस जगह में जेम्स को कुछ आवाजें सुनाई दी। वो समझ नहीं पाया कि ये असली आवाज थी या उसका इमेजिनेशन। उसने अपनी दांतों के बीच से जोर से सीटी बजाई ताकि पायलट और रेस्क्यू टीम तक उसकी आवाज जा सके। कुछ ही पल बाद दूर से एक और सीटी की आवाज आई। वो चौंक कर उठ बैठा। उसने चिल्लाया, नीचे घाटी से आवाज आई। कुछ ही देर में उसने देखा कि बर्फीले रास्ते से कुछ लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। जब वे पास पहुंचे तो उनमें से एक व्यक्ति झुककर जेम्स की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम जेम्स स्कॉट हो? वो बस फुसफुसा कर जवाब दे पाया, हाँ। रिसर्च टीम के लोग खुशी से चीख पड़े। वे उसके पास पहुंचे और उसे गले लगा लिया। एक टीम मेंबर ने उसे देखते ही कहा, तुम भगवान हो। जेम्स ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, क्योंकि आज तक इस इलाके में कोई 10 दिन से भी ज्यादा नहीं टिक पाया है और तुम 43 दिनों तक जिंदा रहे। अगले दिन हेलीकॉप्टर आया और जेम्स को एक बेल्ट से बांधकर ऊपर खींच लिया गया। जब वो सेफ लैंडिंग एरिया पर पहुंचा तो वहां उसकी बहन जोआन उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जेम्स हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा, जोआन उसकी तरफ दौड़ी और उसे गले लगा लिया। वो अब भी जिंदा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। जोआन ने उसे मुश्किल से पहचाना। वो बहुत दुबला हो चुका था, गाल अंदर धंस चुके थे, दाढ़ी बढ़ चुकी थी और आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे बन गए थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स को डर था कि उसके बर्फ में रहने के कारण उसके पैर काटने पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के इलाज के बाद वो ठीक होने लगा। कुछ दिनों में जेम्स पूरी तरह से ठीक हो गया। जब उससे पूछा गया कि वो इतने दिनों तक कैसे जिंदा रह पाया तो उसने कहा कि वो अपनी कराटे की ट्रेनिंग से मिली मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जब रिसर्च टीम ने उसकी लोकेशन देखी तो ये वही जगह थी जिसे बौद्ध लामा ने मैप्स पर दिखाया था। आज तक ये घटना इतिहास की सबसे लंबी और कठिन हिमालयन सर्वाइवल की कहानी में से एक मानी जाती है। वैसे आपको ये कहानी सुनकर कैसे लगे? इस कहानी को पढ़ने के बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।